Good morning and hello to everyone and welcome you all to the next lecture of epithelial tissues. Okay, तो लास्ट कुछ लेक्चर्स से है ना हम एपिथेलियल टिश्यू के टाइप सीख रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू की मॉडिफिकेशन सीख रहे हैं एंड लास्ट लेक्चर में मुझे जहाँ तक याद है हमने सिंपल एपिथेलियम के दो टाइप्स डील कर लिए थे. कौन कौन से? एक तो स्क्वामस एपिथेलियम और दूसरा कौन सा हमने डील किया था? क्यूबॉइडल एपिथेलियम. तो चलिए आज का लेक्चर जो है ना हम पहले के लेक्चर के थोड़ा सा रिविजन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे. ऑलराइट, चलिए. So we had begun with simple epithelium. और सिंपल एपिथेलियम का हमने डेफिनेशन क्या देखा था? दैट any epithelium, right? Any epithelial tissue which is lined by one single layer of cells is called as simple epithelium. अगर यही एक लेयर ऑफ सेल के ऊपर और सेल्स आपको दिखने लगे तो कंपाउंड एपिथेलियम. और कंपाउंड एपिथेलियम को आप चाहे तो कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम भी बोल सकते हैं, राइट? तो देखिए सिंपल एपिथेलियम में हमने सबसे पहले पढ़ा था स्क्वामस. और स्क्वामस में हमने देखा था कि ये पॉलीहेड्रल होता है, टाइल लाइक अरेंजमेंट होता है एंड बच्चों टाइल लाइक अरेंजमेंट के वजह से हमने इसका एक नाम रख दिया था, है ना? पॉलीहेड्रल सेल्स एंड टाइल लाइक अरेंजमेंट के वजह से इसका एक नाम था विच इज नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम. बताइए बच्चों, यहाँ तक आपने फॉलो किया था? हाँ या ना? और मैंने एक और चीज़ बताई थी, जो आप डॉट्स में देख रहे हो ना, असल में क्या है? दीज आर न्यूक्लियस, है ना? और स्क्वामस एपिथेलियम की न्यूक्लियस कैसी होती है? एग्जैक्टली राउंड एंड सेंट्रली प्लेस्ड. बताओ यहाँ तक भी क्लियर था तुम लोगों को? और मैंने एक और खास पॉइंट बताया था कि स्क्वामस एपिथेलियम एक्चुअली होता कहाँ है, मिलता कहाँ है? तो ऐसे जगहों पे मिलता है जहाँ पे अपने को डिफ्यूजन कराना है. डिफ्यूजन यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जब शेयर करना होता है ना? जब एक सेल के पास बहुत सारा न्यूट्रिशन है तो वो क्या जाएगा, उसके बगल वाले भी, उसके आस पड़ोस के सेल्स जो है वो भी थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन ले. तो देखो जिसके पास न्यूट्रिशन है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला हो गया और जिसको वो दे रहा है ना, वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो गया. तो फूड की जो मूवमेंट है वो कैसे होगी? हायर से लोअर. दिस इज डिफ्यूजन. तो ये जो स्क्वामस एपिथेलियम है ना, ये डिफ्यूजन को प्रमोट करता है. तो डिफ्यूजन देखो कहाँ कहाँ पे होता है बच्चों. सबसे पहले तो अपन बात करेंगे एल्वियोलाई की. राइट, एल्वियोलाई लंग्स में होता है और इसको अपन और क्या कहते हैं? एयर सैक्स. राइट. सेकेंड हमने देखा था बोमेन्स कैप्सूल. फिर हमने देखा था लूप ऑफ हेनली. ये तीन क्लियर है? यस और नो? फिर हमने देखा था ब्लड वेसल्स एंड यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ब्लड वेसल्स और कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा? लिम्फ वेसल्स में. तो जब स्क्वामस एपिथेलियम ब्लड वेसल्स या लिम्फ वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम. तो बच्चों यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? अगर तुमको ये समझ में आया है ना तो जल्दी से मुझे थम्स अप दे दो कि यहाँ तक जो है मुझे समझ में आ गया है, यहाँ तक मेरी पकड़ बन चुके हैं. एंड अगर ये है फिर तो आगे का और भी आसान है ना? नेक्स्ट देखो हम क्या पढ़ने वाले थे. क्या पढ़ा था हमने? सेकंड हमने पढ़ा था क्यूबॉइडल एपिथेलियम. क्यूबॉइडल एपिथेलियम में सेल्स कैसे होते हैं? क्यूब लाइक. ये याद रखना आसान है. न्यूक्लियस कैसा होता है? सेम होता है बेटा, राउंड एंड सेंट्रली प्लेस्ड, राइट? तो क्या हम इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, है ना?
चलो मैंने यहाँ पे 3 सेल लिया, आगे और भी सेल्स है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, तो नीचे क्या आएगा बच्चों, जस्ट फॉर अ क्विक रिमाइंडर, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो यहाँ तक समझ में आया। और नीचे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, और न्यूक्लियस कैसा होता है, सेंट्रली प्लेस्ड। देखो बच्चों, अगर हम कॉलमनार एपिथेलियम की बात करें तो कॉलम किसको बोलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं ना, एक कॉलम, दो कॉलम, है ना। तो यहाँ के सेल्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं। चलो देखो, जैसे सबसे पहले तो बेसमेंट मेम्ब्रेन बना लेंगे, और इसके बाद यहाँ से कनेक्टिव टिश्यू बना लेंगे, ये हो गया अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर। अब इसके ऊपर कॉलम जैसे सेल्स यानी कि लंबे लंबे सेल्स है, तो सेल्स देखो कैसे दिखे। सबसे पहले तो कॉलम बनाते हैं ताकि आप लोगों को जब डायग्राम बनाने की जरूरत पड़े तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो, बस सेल्स को जोड़ते चले जाओ, तो बन गए टॉल सेल्स, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टॉल और इलोंगेटेड सेल्स, इलोंगेटेड मतलब लंबा। तो यहाँ तक समझ में आया। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो देखो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है ओवल शेप, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आप नोटिस कर रहे होंगे बेसमेंट के पास प्रेजेंट है ना। वापस से देखो, ओवल शेप बेसमेंट के पास, ओवल शेप बेसल पार्ट में, राइट। तो ऐसे ये सभी सेल्स में प्रेजेंट होंगे। तो क्या हम लिख सकते हैं बेटा, न्यूक्लियस इज ओवल इन शेप and placed at the bottom। यहाँ तक क्लियर है, राइट। अब देखो इसमें भी ना मॉडिफिकेशंस होती है। अगर मान लो कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं है तो सिंपल कॉलमनार कह देना, अगर इसमें सीलिया प्रेजेंट है तो सीलिएटेड कॉलमनार कह देना, अगर मान लो यहाँ पे विलाई प्रेजेंट है तो क्या कहोगे, विलाई है ना। तो क्लिक क्या करना चाहिए दिमाग में, ब्रश बॉर्डर्ड, यहाँ पे एपिथेलियम कौन सी, कॉलमनार। तो अगर विलाई प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम। तो अभी तक मैंने जो भी बोला, चलो उसके वो फटाफट लिख लेते हैं। देखो नो मॉडिफिकेशन अगर बोला जाए, इसके अलावा सीलिएटेड कॉलमनार, और नेक्स्ट आप लिख सकते हैं ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार। तीनों मॉडिफिकेशन समझ में आना। अब डायग्राम से समझते हो, ये वाला जो डायग्राम है वो एग्जैक्टली हम इसके लिए भी तो बना सकते हैं ना। और अगर सीलिएटेड है तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको सीलिया शो कर देना है, राइट। न्यूक्लियस कैसे, ओवल एंड प्लेस टुवर्ड्स द बॉटम, राइट। सीलिया अगर है तो यहाँ से ऐसे ग्रैन्यूल्स मिलेंगे आपको, और यहाँ से इस तरीके से थ्रेड लाइक बाहर आते हैं, समझ में आया। और अगर अगर ये ब्रश बॉर्डर्ड है तो सिमिलरली आपको इस तरीके का एक स्ट्रक्चर मिलेगा। करेक्ट। अब
अगर कोई मॉडिफिकेशन नहीं है तो देखो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टमक, ठीक है। अगर ब्रश बॉर्डर पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। अगर यहाँ पे सीलिएटेड पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम होता है ओविडक्ट, है ना। और अगर हम इसका डायग्राम देखें, एक्चुअली ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो ये देखिए बेटा, ये होता है ओवरी। This section, the inverted pear-shaped structure is called as uterus, and ये जो आपको ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, राइट। अब यहाँ पे इस ट्यूब का सिग्निफिकेंस क्या है या फिर इस ट्यूब का जरूरत क्या है, तो यहाँ से जो ओवम रिलीज होगा, देखिए यहाँ से जो ओवम रिलीज होता है, यहाँ पे जो फिम्ब्रे प्रेजेंट है वो क्या करता है, इसको इस तरीके से कैप्चर करते हैं ओवम को, ये सुनो, ओवम को इस तरीके से कैप्चर करेंगे, और जैसे ही ओवम इस तरीके से कैप्चर होगा, दिस ओवम विल हैव अ टेंडेंसी टू एंटर इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब बिकॉज ऑफ द फिम्ब्रे, है ना, बिकॉज ऑफ द अपटेक मैकेनिज्म ऑफ द फिम्ब्रे। और फिम्ब्रे जैसे एंटर कर जाएगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है। तो सीलिया क्या करता है बच्चों, मूवमेंट कराता है ना, सीलिया इस तरीके से मूवमेंट कराता है, तो ये ओवम को स्वीप करके धीरे धीरे कहाँ तक पहुंचाएगा, यूटेरस तक, राइट। द ओवम विच इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी इज स्वीप्ड by the cilia present inside the fallopian tube so that it reaches the uterus। बताओ यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना। चलो एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। कॉलमनार एपिथेलियम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे टॉल या इलोंगेटेड सेल्स होंगे, राइट। इसकी न्यूक्लियस कैसी होगी, ओवल इन शेप, और ये प्लेस्ड कहाँ पे होते हैं, बॉटम में प्लेस्ड होते हैं। बताइए यहाँ तक समझ में आया। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया, फिर हमने कुछ मॉडिफिकेशंस देखा। अगर कोई मॉडिफिकेशन नहीं है तो इट्स प्रेजेंट इन स्टमक। अगर यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है तो इट्स प्रेजेंट इन फेलोपियन ट्यूब जिसका दूसरा नाम है ओविडक्ट। एंड अगर हम ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार की बात करें तो ये प्रेजेंट कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ तक क्लियर, राइट। चलो तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं कॉलमनार एपिथेलियम। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। अब देखिए बच्चों, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या होता है। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, राइट, एंड स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है मल्टी लेयर्ड। यानी कि ये जो एपिथेलियम है ना बच्चों, ये एक इल्यूजन देता है। किसका इल्यूजन देता है कि भाई हम ना सिंगल स्ट्रैंडेड है, बट हम दिखाएंगे कि मतलब ये एपिथेलियम क्या बताने की कोशिश कर रहा है, देखो दैट हम है वैसे सिंपल एपिथेलियम बट दिखाएंगे क्या, व्हाट आर वी गोइंग टू पोर्ट्रे, दैट वी आर मल्टी लेयर्ड, है ना। अपने पास बहुत सारे लेयर्स है, अपन कंपाउंड एपिथेलियम जैसे दिखते हैं। We just look like compound epithelium, but we are not compound epithelium. We are just simple epithelium, है ना। और ये कैसे पॉसिबल है, देखो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स की वजह से। सेल्स की ना अलग अलग शेप एंड साइजेस है, जिसके वजह से सेल्स की अरेंजमेंट की वजह से, उनके ऐसे हैफेजार्ड न्यूक्लियस की अरेंजमेंट की वजह से ना वैसे अपीयर होते, वो बस ऐसे दिखते हैं कंपाउंड एपिथेलियम जैसा। क्लियर है। तो देखो ये होते कैसे एक्चुअली, इनमें ना दो टाइप के सेल्स है बेटा। वन इज द लार्ज सेल्स और टॉल सेल्स, अनदर इज द शॉर्ट सेल्स। तो देखिए ये अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे आपको मिलेंगे टॉल सेल्स और बीच में आपको इस तरीके से मिलेंगे शॉर्ट सेल्स, ठीक है।
कॉलमनार सेल जो है वो सिक्रीटरी इन नेचर है, यानी कि कुछ तो सिक्रीट कर सकते हैं। उनकी न्यूक्लियस कैसे होती है बच्चों? इलोंगेटेड एंड प्लेस्ड एट द बॉटम। ठीक है, ये हो गया इनका बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड ये वाला जो सेल है ना पर्टिकुलरली, चलो लेबल कर लेते हैं 1 2 3 4 5। ये जो थर्ड सेल है ना, ये कुछ तो रिलीज कर रहा है ना, सिक्रीट कर रहा है। बेटा ग्लैंड्स करते क्या? ये सिक्रीट तो करते हैं ना, राइट? सो दे आर सिक्रीटिंग, दे आर रिलीजिंग अ सब्सटेंस, राइट? तो इसीलिए जब एक सेल कुछ बना के रिलीज करे उसको बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। ये जो टर्म है ना यूनि, इसका मतलब क्या है? वन या सिंगल। ये यहाँ तक क्लियर है? इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं गॉबलेट सेल्स। अगर आप हैरी पॉटर वगैरह देखते हैं, अगर आपने देखा होगा है ना, उसमें होता है ना गॉबलेट ऑफ फायर, कुछ ऐसा गोल सा सब्सटेंस कुछ रिलीज कर रहा होता है। तो यहाँ पे भी ये गॉबलेट सेल्स है, बट यहाँ पे फायर रिलीज नहीं करते, यहाँ पे क्या रिलीज करता है? म्यूकस, है ना। गॉबलेट सेल्स रिलीज म्यूकस। अब देखिए नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। एक हमने क्या पढ़ा? यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले? मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। मल्टी सेलुलर का मतलब है बहुत सारे सेल्स मिला के कुछ तो रिलीज करने वाले। जैसे मान लो ये एक स्ट्रक्चर अज्यूम करते हो, ये जाहिर सी बात है बहुत सारे सेल से बने होंगे, एक लेयर, दो लेयर, तो ऐसा बहुत सारे लेयर्स हैं, न्यूक्लियस वगैरह भी प्रेजेंट है। चलो ठीक है, अब ये जो सिक्रीशन ये जो बनाएंगे ये डक्ट के थ्रू रिलीज कर देंगे। लेट अस से दिस इज डक्ट, एक पाइप है जो सिक्रीशंस को कैरी आउट कर रहा है। और ये क्या है? cells that form the secretion, yes or no, right? अब ये जो मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स है ना बेटा, यहाँ पे आपको एक मैं आपको पॉइंट बताती हूँ। मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स हमारे बॉडी में ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये क्या है वो समझो। आई नो आज थोड़े से टर्मिनोलॉजी ज्यादा है, बट घबराओ नहीं, परेशान मत हो, बहुत आसान है ना, बस बने रहो मेरे साथ। मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स कितने टाइप के होते हैं? एक होता है एंडोक्राइन, एक होता है एक्सोक्राइन। अगर हम एंडोक्राइन की बात करें है ना, तो एंडोक्राइन्स क्या होते हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स। कैसे होते हैं बच्चों? These are ductless glands, यानी कि अगर मान लो ये एक ग्लैंड है, अज्यूम कर लो ये अपना ग्लैंड है, ठीक है, एंड ये है उसका टारगेट ऑर्गन। ठीक है, ये है ग्लैंड, ये है टारगेट ऑर्गन। तो ग्लैंड का काम क्या होता है? जो भी ये हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, जो भी ये सिक्रीशन बना रहा है, इसको ये पहुंचाए टारगेट ऑर्गन तक, यस और नो। अब इसके पास दो वेज है बेटा, या तो ये डायरेक्टली पहुंचा दे, है ना, या तो कोई एक डक्ट का सहारा ले। देखो जैसे मैंने यहाँ पे बताया, कोई तो डक्ट का सहारा ले। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, बट ये कैसे बताया मैंने? डक्टलेस ग्लैंड्स है। तो भाई लेके कौन जाएगा? सिंपल है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स लेके जाएंगे। और अपने बॉडी में सर्कुलेटिंग फ्लूइड तो एक ही है ना, ब्लड। लिम्फ की हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो हार्मोन कैरी नहीं करता है बेटा, मूवमेंट काफी स्लो है ना, इसीलिए। तो ये जो ग्लैंड है ये क्या करेगा? आसपास
के जो ब्लड वेसल्स हैं जो इससे कनेक्टेड होंगे उसमें अपनी सिक्रीशंस को डाल देगा, और ये जो सिक्रीशंस है ये सीधा कहाँ पे चले जाएंगे, इसके अंदर, राइट। ये क्या होता है, लेट अस से दीज आर। तो बच्चों हमेशा एक पॉइंट याद रखना दैट एंडोक्राइन या डक्टलेस ग्लैंड्स की जब भी हम बात करें ना, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हार्मोन्स। हार्मोन्स के अलावा बॉडी जो भी रिलीज कर दे, एनीथिंग एनी अदर थिंग अदर देन हार्मोन्स, वो किस में आते हैं, एक्सोक्राइन में। हमेशा ये पॉइंट ध्यान रखना, अगर हार्मोन है एंडोक्राइन सीधा क्लिक करेगा एंडोक्राइन में, देयर आर नो एक्सेप्शंस टू इट, ठीक है। लेकिन हार्मोन्स के अलावा जो भी सिक्रीशंस है, जैसे स्वेट, जैसे सलाइवा, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जैसे मिल्क, जैसे ऑयल है ना, ईयर में वैक्स होता है, तो वो सभी क्या है, एक्सोक्राइन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे these glands require ducts। तो ये क्लियर है, हाँ या ना। तो इसका भी कैसा डायग्राम देख लेते हैं। ये सेम डायग्राम में देखेंगे, ये अपना ग्लैंड है और ये अपना टारगेट ऑर्गन है। अब मैंने क्या बोला, दीज ग्लैंड्स रिक्वायर डक्ट्स, तो यहाँ पे तुमको एक डक्ट दिखेगा। और यहाँ से सिक्रीशंस जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस होंगी और ये ट्रैवल कर जाएंगी इसके अंदर। तो इसको चलो हम लिख देते हैं सिक्रीशंस। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा देती हूँ मैं, सिक्रीशन अदर देन हार्मोन। बताओ बच्चों यहाँ तक समझ में आया, यस और नो। तो अभी तक देखो हमने क्या क्या पढ़ा। ग्लैंड्स दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक तो यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टी सेलुलर। अगर सिंगल सेल कोई सिक्रीशन बनाता है तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। फॉर एग्जांपल देखो गॉबलेट सेल्स रिलीज म्यूकस, राइट। अगर बहुत सारे सेल्स मिलके कोई सिक्रीशंस को बना रहे हैं उसको क्या बोलेंगे अपन, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर के दो बेसिक टाइप्स हैं, कौन कौन से, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन सिर्फ कौन से की बात करता है, डक्टलेस ग्लैंड्स की, ठीक है। तो वो अपनी सिक्रीशंस, यानी कि कौन सी सिक्रीशंस, सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स कहाँ पे रिलीज करेगा बेटा, ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो ब्लड वेसल, ठीक है। और एक्सोक्राइन क्या रिलीज करेगा, दीज ग्लैंड्स रिक्वायर डक्ट्स। सो अब ग्लैंड और टारगेट ऑर्गन के बीच में इनवेरिएबली एक ऐसा डक्ट देखेंगे। बताइए यहाँ तक समझ में आया, ये सुन। एक बार आपको ये वाला डिवीजन क्लियर है, फिर मैं आपको मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स का एक और डिवीजन बताती हूँ, है ना। ये कैसा था, दिस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सिक्रीशन। वही अगर एंडोक्राइन है तो हार्मोन रिलीज करेगा, एक्सोक्राइन है तो हार्मोन के अलावा जो भी चाहिए वो रिलीज करेगा। और दूसरा जो मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाने वाली हूँ, इट इज बेस्ड ऑन किस तरीके से सिक्रीशन निकल रहा है, इट इज बेस्ड ऑन हाउ द सिक्रीशन इज कमिंग आउट, राइट। चलो देखते हैं। तो इसके लिए आज तो मैं आपको एक पॉइंट तो एटलीस्ट बता के ही जाऊंगी, वो क्या है, देखो। जैसे हमने गॉबलेट सेल का बनाया था वैसे समझना,
यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, राइट। अब मान लो सिर्फ सिक्रीशन अगर बाहर है, only the secretion comes out, तो ऐसे ग्लैंड्स को हम क्या बोलेंगे, मीरोक्राइन। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहें तो एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, समझ में आया? यानी कि अगर ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके सिर्फ और सिर्फ क्या रिलीज करेंगे, ओनली द सिक्रीशंस विल कम आउट। सेल को कोई डैमेज नहीं होगा, ना सेल डैमेज हो रहा है, ना वो ऑर्गन डैमेज हो रहा है, ना ही वो डक्ट डैमेज हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिक्रीशंस बाहर आती है, जैसे आपको इस डायग्राम में पता चल रहा है। अगर सिर्फ सिक्रीशन बाहर आ रही है तो इस ग्लैंड का नाम क्या हो जाएगा, मीरोक्राइन ग्लैंड्स। बच्चों ऐसे मत कंफ्यूज कर जाना कि ये तो सिंगल ही लेयर ऑफ सेल्स है, एक साथ बहुत लेयर सेल्स की बात हो रही है ना। यहाँ पे अपन ड्रॉ तो नहीं कर सकते अभी 3D में, राइट। तो एटलीस्ट इस क्लासिफिकेशन ने आज हमने एक पॉइंट कंप्लीट कर लिया। अब इससे रिलेटेड और 2 पॉइंट्स और भी है जिसको हम करेंगे कमिंग लेक्चर्स में, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको आज के जो नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे वो आपको कॉपी डाउन करना है। उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है ना, तो देर किस बात की है, तुरंत क्या करना है, आपको लाइक शेयर, है ना, और कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा। कोई सजेशंस है तो भी आप बता सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। जो भी बच्चे चैनल को बिना सब्सक्राइब के वीडियो देख रहे हैं, दिस इज़ वेरी बैड, है ना।